तो आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेंगे कि सूर्य कैसे बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि आम स्टूडेंट का ये दिक्कत होता है कि सर पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता है। तो देखिए, मैं एक एग्जाम्पल आपको हजारों बार दे चुका हूँ, वो दोबारा दे रहा हूँ वही एग्जाम्पल कि आप फिल्म देखते हो, लड़के वो फिल्म देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और लड़कियां वो सीरियल देखती हैं, उनकी एक एक लाइन आपको याद रहती है, आप सहमत हो? और पढ़ाई आपको अगर 1 घंटे के पीरियड के अंदर आपको बोल दे कि अच्छे से आप 5 मिनट लाइन टू लाइन सर ने बोला है वो लिख दो रफ रजिस्टर के अंदर, तो आप नहीं लिख पाते हो। मेरे अनुसार एक क्लास के अंदर 2 या 4 बच्चे ऐसे होंगे ईमानदारी के साथ जो लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि आप जब भी टीवी सीरियल क्रिकेट देखते हो वो एकदम ध्यान मगन होकर देखते हो, उसके अंदर खो जाते हो, आप एकदम आपका ध्यान है वो 100 का 100% वही रहता है। और जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, आप कभी तो इधर बात करने लग जाते हो, कभी उधर बात करने लग जाते हो। तो आपका अगर ध्यान अगर 100% क्लास के अंदर रहेगा इसके अंदर, तो एक एक चीज आपको, मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो देखिए शुरू करते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है? तो मैप की चर्चा नहीं करेंगे इस क्लास के अंदर। उसके बाद में ज्योग्राफी को पार्टों में डिवाइड कर रखा है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी को बोलते हैं खगोल विज्ञान, ठीक। उसके बाद में जियोलॉजी को बोलते हैं भूविज्ञान। उसके बाद में टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं स्थल आकृति विज्ञान, और उसके बाद आपका जियोग्राफी, देख तो जिसको आप क्लासों के अंदर पढ़ी थे। तो ये मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं भूगोल के, 4-5 पार्ट होते हैं, जिनमें से आज हम पढ़ेंगे वो एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक पढ़ेंगे, सूर्य का फॉर्मेशन यानी निर्माण, सूरज कैसे निर्माण होता है सूर्य का, वो देखेंगे आज की क्लास के अंदर। तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये, तो एस्ट्रोनॉमी के हम अंदर हमें अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो आप उठाकर आप ऊपर देखोगे तो जितना आपको दिखाई देगा उस सबको हमें अंतरिक्ष बोलेंगे। समझ आ गया इतना? अब देखो सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर ब्रह्मांड आता है, ब्रह्मांड के अंदर इसके अंदर सुपर क्लस्टर आता है, सुपर क्लस्टर के अंदर इसके बाद क्लस्टर आता है, क्लस्टर के बाद में आपको मिलेगा आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद तारामंडल आता है, तारामंडल के अंदर आपके आता है नक्षत्र, नक्षत्र के बाद में आता है आपका सौरमंडल, सौरमंडल के बाद आता है आपका सूर्य और ग्रह, और ग्रहों के ऊपर से आप देखते हो वो अंतरिक्ष देखते हो। इतना सब कुछ होता है, इतना भयानक होता है। देखिए भयानक भयानक कुछ नहीं होता है, एक विधि है। देखो सबसे पहले तारा, तारा किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टार बोलते हैं, आप सबको पता है। तो तारा होने के लिए मुख्यतः 2 शर्तें होनी चाहिए। एक तो उसके अंदर हीट होनी चाहिए, हीट का मतलब उसके अंदर उष्मा या ऊर्जा होनी चाहिए, और 2 नंबर उसके अंदर लाइट होना चाहिए, लाइट यानी खुद का प्रकाश होना चाहिए। ये अगर 2 चीजें होगी तो उसको हम स्टार बोलेंगे, तारा बोलेंगे, राइट। अब तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो सूर्य, जिसको इंग्लिश में सन बोलते हैं। सूर्य के पास अपनी खुद की तो उष्मा ऊर्जा होती है, और खुद का ही प्रकाश होता है, यानी लाइट भी होती है उसके अंदर। दोनों शर्तों को सूर्य को पूरी तरह से फॉलो करता है। तो तारा आपको सीधा सीधा समझ आ गया कि तारा इसको अंग्रेजी में स्टार बोलते हैं। हीट का मतलब एक तो हीट होना चाहिए, दूसरी शर्त उसके अंदर है लाइट होनी चाहिए, और एग्जांपल आपको मिल गया सूर्य। अब सूर्य एक तारा है, तो आप बोलोगे कि हमको बेवकूफ समझाया है, तारा तो रात में दिखाई देता है, आप दिन में कहां दिखा रहे हो? तो देखो बाबू कि हमारे सबसे नजदीक जो है वो तारा है, वो सूर्य है, और बाकी सब तारे हैं वो दूर दूर है, इसलिए हमें वो इतने अच्छे से नजर नहीं आते, क्योंकि उनका हमारे जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो सूरज से हमें एक तो लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, जिससे हमें सुबह होती है, और एक हीट मिलती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दोनों चीज ये हमारे काम आ रहा है ना। बाकी सब ग्रह है वो हमारे कोई काम नहीं आ रहे, बाकी सब जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर है, तो उनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे आप हिंदुस्तान के अंदर देखोगे तो लाखों टीचर है, लेकिन आप तो पर्टिकुलर उन्हीं टीचरों को जानते हैं जो आप उनसे पढ़ते हो, उन्हीं के नाम जानते हैं, सबके नाम तो नहीं जानते ना। उसी प्रकार सूर्य का नाम आप जानते हो, बाकी सब तारों का नाम बहुत दूर होने के कारण आप उनको नहीं जानते। इतना समझ में आया? तो आगे चलते हैं। तो देखो अब आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो कि तारा होने के लिए प्रकाश खुद का उष्मा और ऊर्जा होनी चाहिए, और दूसरा आप बोल रहे हो कि प्रकाश होना चाहिए। तो सर हम जो रोटी बनाते हैं गैस सिलेंडर, अगर गैस को जलाते हैं तो दोनों आप देखोगे दोनों चीज है उसके अंदर, उष्मा ऊर्जा भी है और प्रकाश भी है, ठीक है। तो अब हम उसको तारा बोलेंगे क्या? तो देखिए तारे का निर्माण कैसे होता है वो हम देखेंगे। तारा किस प्रकार बनता है? सबसे पहले अब सामान्य हवा चल रही है, वायु हमारे, अब इसी प्रकार ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, आज से कुछ समय, यहां मैं कुछ समय बोलूं तो आप समझ जाना कि 5, 7, 10 करोड़ साल पहले की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो कुछ साल पहले क्या हुआ कि हवाएं हैं, वो गैस है अंतरिक्ष के अंदर है, वो गैस है वो एक जगह इकट्ठी होने लगी, और इनको बोल दिया विरल गैस, ठीक है।
और ये विरल गैस है वो धीरे 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 एक अट्रैक्शन फोर्स के कारण धीरे 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 नजदीक आती गई, क्लोज होती गई, और उनके बीच है वो घर्षण बल लगने लगा। तो आप देखोगे कि सर्दी के अंदर आप ऐसे करते हो तो आपके पास आपके हाथों के अंदर उष्मा एनर्जी आ जाती है और गर्म हो जाते हैं। तो उसी प्रकार गैस है वो धीरे धीरे नजदीक आने लगी और सेकेंडरी होने लगी, यानी उनका सेकेंडरी होने लगी और इस प्रकार आपस के अंदर टकराने लगी। ठीक, टकराने लगी, टकराने के बाद क्या हुआ कि इनके अंदर आग लग गई। आग लग गई तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यायिका। ज्योग्राफी के अंदर इसको बोलते हैं न्यायिका। अब इसके अंदर आग लग गई और आग लगने पर दूसरी स्थिति कैसे पैदा होगी, आगे की स्थिति वो बन गया तारा। ठीक, तारा बन गया। अब देखो तारा है वो सूर्य एक तारा है, आप जानते हो। तो सूर्य के अंदर हमेशा आप देखते हो कि खत्म ही नहीं होता, सूर्य कब का जलता आ रहा है, आज तक जल ही रहा है। हम सिलेंडर लाते हैं तो वो भी खत्म हो जाता है कुछ जिस प्रकार 1-2 महीने के बाद या जितना यूज करते हैं उसके बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन सूरज है उसके अंदर इतना ईंधन कैसे है, वो कब खत्म होगा? एक दिन तो आएगा, एक दिन तो ऐसा आएगा जो कोई भी अमाउंट होती है, कोई भी राशि होती है वो खत्म होती है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सूर्य भी खत्म होगा। तो सूर्य अपनी जिंदगी है वो 5 अरब साल तो जी चुका है, ठीक है, और 5 अरब साल और बची है इसकी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है उसके अनुसार 5 अरब साल इसकी जिंदगी और है सूर्य की। ठीक है, अब आप घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 अरब साल तक हम जिंदा नहीं रहेंगे, आगे वाले आगे देखेंगे। ठीक, आगे जैसे इसके अंदर 90% ईंधन है वो खत्म हो जाएगा तो वो ये सूर्य है वो रूप लेगा, वो रेड जॉइंट का लेगा। रेड जॉइंट मतलब है लाल दानव। तो इस समय क्या होगा कि इसका आकार तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सूर्य का आकार है, सूर्य या तारे का आकार है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी मैं यहां लिख दूं आकार बढ़ जाएगा। और देखो ईंधन खत्म हो रहा है तभी तो ये इसका रूप ले रहा है। अगर सिलेंडर अगर खत्म हो रहा है गैस का सिलेंडर हमारे, तो 5-4 दिन पहले ही हमें पता चल जाता है कि हाँ अब गैस है वो खत्म होने वाला है। उसी प्रकार तारे के अंदर ईंधन खत्म होता है तब हमें पता चल जाता है कि हाँ अब है तारे के अंदर है वो ईंधन खत्म हो रहा है, तो वो रेड जॉइंट का निर्माण करता है। रेड जॉइंट का मतलब है लाल दानव, लाल दानव। देखो ये रेड जॉइंट ये अंग्रेजी नाम है, क्योंकि इन सब की खोज है वो लगभग अंग्रेजों ने की थी, इसलिए हिंदी वालों को दिक्कत आती है समझने में और समझाने में। मैं दिक्कत यही है लाल दानव। अब देखो सूर्य के अंदर ईंधन खत्म होगा तो लाल दानव बनेगा। अब इसका आकार बढ़ जाएगा और ईंधन है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और कम होते होते एकदम समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले विरल गैसें थी, विरल गैसों से न्यायिका बनी। न्यायिका मतलब गैसों का एक बादल, गैसों का धुंध या गैसों का कोहरा, आप कोई भी नाम मिल सकता है न्यायिका की जगह, या न्यायिका भी मिल सकता है आपको। उसके बाद आया तारा। इनके अंदर गैसों के अंदर आपस में रगड़न के कारण है वो आग लग गई, आग लगते ही तारा बन गया। अब तारा बनने के बाद तारा बनने के बाद इनके अंदर जब भी गैस है ईंधन है वो खत्म होगा तो ये रेड जॉइंट का निर्माण करेंगे। इतना पता चल गया हमें। अब देखिए इसके अंदर ईंधन क्या क्या है ऐसा जो अभी तक जल ही रहा है। तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, तो हाइड्रोजन है वो हीलियम के अंदर है संलयन विधि द्वारा, संलयन विधि द्वारा, आपने 10th क्लास में या पढ़ा होगा संलयन विधि। संलयन विधि द्वारा हीलियम में परिवर्तन होता रहता है और इससे ईंधन है वो बनता रहता है। ठीक, और ये ईंधन है वो किस अवस्था के अंदर रहता है, जैसे सिलेंडर के अंदर है ईंधन किस रूप में रहता है, तो गैसीय अवस्था के अंदर रहता है। और इसी प्रकार सूर्य के अंदर ईंधन है वो किस प्रकार रहता है, तो वो रहता है प्लाज्मा के अंदर। किस अवस्था के अंदर रहता है, प्लाज्मा के अंदर। अब आपके तो एंटीना फिर से खड़े हो गए कि सर ये प्लाज्मा क्या है, तो देखिए प्लाज्मा एक अवस्था है। आप देखोगे द्रव और ठोस के बीच की अवस्था होती है ना, उसको वैज्ञानिकों ने प्लाज्मा नाम दे दिया। ठीक है, ये इसके बीच की अवस्था है। जैसे एग्जांपल प्लाज्मा के एग्जांपल बताएं तो साधारण भाषा के अंदर खंकार होता है ना, अपना खंकार ऐसे ऐसे करके खंकार होता है ना, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें दूसरा एग्जांपल तो शहद होता है, शहद भी एक प्लाज्मा का एग्जांपल है। उसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा का एग्जांपल रोड के ऊपर जो अलकतरा होता है ना, वो कितना गाढ़ा होता है, वैसे ही देखो प्लाज्मा, उसको जब गर्म किया जाता है तो वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर रहता है। और देखें एग्जांपल तो आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो ज्वालामुखी के अंदर जो लावा उत्पन्न होता है उन सबको वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर होता है। जब वो अपने पीक पॉइंट पे होता है ना आग के रूप में, तब वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर होता है। वही प्लाज्मा स्टेट है ज्वालामुखी वाली, वही सूर्य के अंदर होती है ईंधन के रूप में। तभी तो आप देखोगे कि सर सिलेंडर के अंदर अगर गैस लीक हो जाए तो, और वहां अगर थोड़ी सी चिंगारी लग जाए तो सिलेंडर फट जाता है, और सूर्य है वो कभी फटता नहीं है। दिमाग में समझ आया? देखो सूर्य है वो कभी फटता क्यों नहीं है, आपको ये कभी दिमाग नहीं आया कि ऐसा है तो फटा क्यों नहीं? तो इसके अंदर जो ईंधन है वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर रहता है, और जो हम सिलेंडर होता है जो जिससे हम रोटी सब्जी बनाते हैं उसके अंदर ईंधन है वो गैसीय अवस्था के अंदर रहता है, और गैस है वो तेजी से फैलती है, यानी विस्फोट के कारण विस्फोट बहुत खतरनाक होता है। और यहाँ पर है वो
ईंधन है वो सूर्य के अंदर है प्लाज्मा, सूर्य या तारा के अंदर है प्लाज्मा स्टेट के अंदर होता है ईंधन, इसलिए ये सूर्य है वो विस्फोट नहीं करता। और जैसे ईंधन खत्म होता है तो ये बना लेता है लाल दानव। अब देखिए लाल दानव के अंदर थोड़ी बहुत है अभी भी उष्मा ऊर्जा या ईंधन बचा है, यानी यहाँ से 95% ईंधन खत्म होने के बाद में 90 या 95% ईंधन खत्म होने के बाद में लाल दानव बनता है। ठीक, लाल दानव के अंदर भी 5-10% एनर्जी है, इसका मतलब अभी भी ये चमकेगा थोड़ा बहुत कुछ। तो लाल दानव के बाद की स्थिति देखते हैं। ये मान लो मैंने यहाँ लाल दानव लिख दिया, ठीक है। अब लाल दानव से दो स्थिति बन सकती है। एक अगर तारा अगर छोटा है, सबसे पहले विरल गैस के बाद में न्यायिका बनी, गैसों का गोला, उसके अंदर आग लगी तो तारा बना। तारा अगर छोटा है तो बनेगा लाल, छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहां तक की प्रोसेस तो सेम रहेगी, ठीक है, लाल दानव तक की। अगर तारा छोटा है तो लाल दानव से अगर तारा अगर छोटा है तो आप बोलोगे कि तारा छोटा किससे छोटा, जैसे छोटा बड़ा करने के लिए तुलना करना पड़ेगा। तो तुलना देखिए, मैं आपको बोल दूं कि नेपाल छोटा देश है या बड़ा देश है, तो आप किसी की तुलना करके तो बताओगे कि आप नक्शे के अंदर जाओगे, नक्शे के अंदर जाकर देखोगे चाइना बहुत बड़ा देश है, उसके बाद में चाइना नेपाल के पास भारत है तो भारत भी बहुत बड़ा है नेपाल से। इस प्रकार देखोगे, इस प्रकार तुलना तो करोगे। तो सूर्य से तो जो तारे सूर्य से छोटे होते हैं वो बनते हैं श्वेत वामन। क्या बनते हैं? श्वेत वामन, ठीक है। अभी भी श्वेत वामन के अंदर थोड़ी बहुत ईंधन या उष्मा या ऊर्जा रहती है, तो ये थोड़े थोड़े चमकते हैं, इसकी तुलना में बहुत कम चमकते हैं, बाकी थोड़े थोड़े चमकते जरूर हैं। और जैसे इसके अंदर ईंधन है वो खत्म हो जाएगा और ये रूप धारण कर लेगा काला वामन का, काला वामन का, काला वामन का। और काला वामन एकदम अब ये चमकेगा नहीं तारा, ये तारा खत्म हो जाएगा और अपशिष्ट के रूप में अंतरिक्ष के अंदर तैरने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले विरल गैस से न्यायिका बनी, गैसों का गोला। ये गैसों का गोला उसी प्रकार बनता है जिस प्रकार चक्रवात बनते हैं, और हमारे आम भाषा में बोले तो हम बमुड़िया का निर्माण है। यहाँ सिंपल भाषा में समझो आपने, ये बमुड़िया उठे नहीं भी गैस है भाई, एक दूसरा बेड़ी हो जाए, बेड़ी हो गई और आपस के रगड़न उत्पन्न हो जाए, रगड़न के कारण आग लग जाए, आग लगने के कारण तारो बन जाए, ठीक है। तारों अगर तारा के बाद में ईंधन खत्म हो तारा हो लाल दानव के बाद में अगर तारो छोटो है यानी ईंधन कम है, अगर आकार का माइन या द्रव्यमान तारो है जो कम है, सूर्य कम है, तो बना वो छोटो है, मतलब तो बना वो श्वेत वामन। अगर तारो अगर बड़ो है, सूर्य बड़ो है, तारो अगर बड़ा है तो क्या बनेगा? तो बनेगा अभिनव तारा, ठीक है। क्या बनेगा? अभिनव तारा बनेगा। इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जैसे लाल दानव से अगर सूर्य से बड़ा है तारा और वो अभिनव तारा बनेगा, अभिनव तारा है वो विस्फोट करेगा। जैसे सिलेंडर विस्फोट करता है ना, विस्फोट करता है तो कुछ ना कुछ टुकड़े होंगे, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे, वैसे ही इसके टुकड़े होंगे। देखिए सबसे पहले इसका पहला टुकड़ा होगा वो न्यूट्रॉन, उसके बाद में पल्सर, उसके बाद में क्वेसर, और एक और बच गया, वो आपका बच गया ब्लैक होल, ब्लैक होल, ठीक है। ये 4 टुकड़े बनते हैं इससे। तो आज की क्लास इतना ही देखेंगे। अगर क्लास अच्छी रही, रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आगे देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।